जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के वो अल्लाह और भगवान रहता है। यदि निकाला है तूने किसी के पाँव का काटा, तो यदि निकाला है तूने किसी के पाँव का काटा, तो यह सच है कि तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो यह सच है कि तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भूगोल विषय के सामान्य परिचय को पढ़ा था, जिसमें हमने भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में से हमने भारतीय भूगोल की कक्षाएं आरंभ कर चुके थे और भारतीय भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाने वाले समस्त चैप्टरों को हमने वहां पर क्रम वाइज देखा था। आज से हम भारतीय भूगोल की नियमित कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं, जिसमें भारतीय भूगोल का प्रथम चैप्टर भारत का सामान्य परिचय या फिर भारत की अवस्थिति व विस्तार या फिर भारत की अवस्थिति और विस्तार का हम यहाँ पर समग्रता से अध्ययन करेंगे। साथियों, ये जो चैप्टर है या यह जो टॉपिक है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जाता है, परंतु समझने के दृष्टिकोण से काफी जटिल एवं काफी बड़ा है। इसलिए इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में विभाजित करके पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स में हम भारत के विभिन्न नामों के बारे में और भारत की इस ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है और इस पृथ्वी पर भारत कहां पर है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो बताइए क्या साथियों, प्रारंभ करते हैं। तो बताइए क्या कि जब भी हम किसी को अपना परिचय देते हैं या फिर अपना इंट्रो देते हैं, तो हम क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। इसलिए हम भी भारत का जब परिचय दे रहे हैं, भारत के बारे में हम बता रहे हैं या भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या से चालू करेंगे? उसके नाम से। तो चलिए हम इसके नाम से ही प्रारंभ करते हैं। तो बताइए क्या कि भारत के 2 प्रकार के नाम हैं। भारत के 2 प्रकार के नाम हैं। पहला नाम है औपचारिक नाम। क्या पहला नाम क्या है? औपचारिक नाम। और दूसरा क्या नाम क्या है? अनौपचारिक नाम। औपचारिक नाम भारत के औपचारिक नाम 2 प्रकार के हैं। पहला नाम है भारत और दूसरा नाम है इंडिया। और भारत के अनौपचारिक नाम 5 नाम है या 6 नाम है, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला भारत का अनौपचारिक नाम है भारतवर्ष। दूसरा नाम है आर्यावर्त। बताइए क्या भारत का तीसरा नाम है हिंदुस्तान। भारत का चौथा अनौपचारिक नाम है जम्बूद्वीप। भारत का 5वां एक नाम मिलता है नाभिवर्ष और एक नाम मिलता है तियानजू। हमने पढ़ा कि भारत के 2 प्रकार के नाम हैं। पहला नाम है औपचारिक नाम और दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या? अनौपचारिक नाम। ये औपचारिक नाम क्यों है? क्योंकि यह भारत की एक ऐसी पुस्तक या भारत की एक ऐसी कानून की पुस्तक या ऐसी विधि पुस्तक जिसमें इन नामों का जिक्र है और उस पुस्तक का नाम है क्या? संविधान। तो संविधान में हमारे 2 प्रकार के, हमारे देश का नाम 2 प्रकार से वर्णित है। पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। हमारे भारत देश के संविधान की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत सेल बी आई यूनियन ऑफ स्टेट। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इंडिया डेट इज भारत सेल बी आई यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया डेट इज भारत ऑफ स्टेट। इसका अर्थ ये होता है कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा।
अनुसूची 1 में जितने भी राज्यों के बारे में वर्णित है वे सभी इसी शब्द से लिए गए हैं कि इंडिया डेट इज भारत, सेल्बिया यूनियन ऑफ स्टेट। ये नाम ऐसे दो नाम विश्व के किसी भी देश में नहीं है, केवल और केवल भारत में ही है। क्योंकि जब संविधान हमारा निर्मित हो रहा था, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ध्यान रह जाएगा, जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे संविधान में एक संविधान सभा का एक रूल था कि वहां पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो भी एक्ट पारित किए जाएंगे या जो भी अनुच्छेद पारित किए जाएंगे वे सभी की सर्वसम्मति से पारित किए जाएंगे। और जब नाम रखने की बारी आई तो कुछ व्यक्ति एक भारत के जो पारंपरिक नाम था, भारत का जो पुरातन नाम था, प्राचीन नाम था भारत, उसको रखने के पक्षधर थे और दूसरे व्यक्ति कह रहे थे कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए। और जितने भी विदेशी जो समझौते हुए थे, या हमारा अमेरिका के साथ कोई समझौता था या फिर फ्रांस के साथ कोई समझौता था या ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने जो भी समझौते किए थे उस वक्त, तो वे सभी समझौते या वे सभी मंचों में हमारा नाम इंडिया प्रयोग में होता था। तो इसलिए दोनों का समायोजित करके सर्वसम्मति से एक नाम पारित किया गया, इंडिया डेट इज भारत, अर्थात भारत जो कि इंडिया है वह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसी प्रकार से भारत में कुछ भारत के प्राचीन नाम भी हैं या भारत के अनौपचारिक नाम हैं जो आप और हम ऐसे ही जनरली प्रयोग कर लेते हैं। तो वे नाम क्या क्या हैं हमने पढ़े, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, नाभिवर्ष और तियांजू। तो बताइए क्या भारतवर्ष और आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? तो भारतवर्ष और आर्यावर्त नाम का जिक्र कहां पर है? वेद में, ऋग्वेद में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है और आर्यावर्त नाम का भी जिक्र मिलता है। कैसे भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? तो भारत में एक भरत नाम का कबीला हुआ करता था, उसी कबीले के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। और आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? मध्य एशिया से या फिर एशिया माइनर क्षेत्र से जब आर्य भारत पर आए और भारत के इस क्षेत्र में फैल गए तो उनके रहने वाले स्थान को क्या बोला गया? आर्यावर्त। और फिर तीसरी बात रही हिंदुस्तान नाम भारत का कैसे पड़ा? तो हिंदुस्तान नाम पड़ने के पीछे बहुत अच्छा मत है कि जब ईरानी लोग भारत में आए तो वे सिंधु नदी के तट पर आकर के बसी हुई लोगों के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ईरानी लोग स को हा उच्चारित करते हैं, इसलिए उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और हिंदू के किनारे रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा, या उन लोगों के क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान। इस प्रकार से भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी पड़ गया। इसी प्रकार से भारत का एक बड़ा अच्छा प्यारा नाम मिलता है, संस्कृत की कुछ किताबों में इस नाम का काफी प्रयोग हुआ है, वह नाम है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप का नाम इस प्रकार से मिलता है कि भारत में या भारत देश में 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों में से एक सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। उसी मत्स्य पुराण में संपूर्ण विश्व को या संपूर्ण पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया है। उसी में से एक द्वीप है जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप केवल भारत के लिए ही अकेला उपयोग नहीं हुआ है, जम्बूद्वीप नाम संपूर्ण एशिया के लिए प्रयोग हुआ है। जब मैं 7 महाद्वीपों का आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा तो किस महाद्वीप को वेद में अर्थात मत्स्य पुराण में किस महाद्वीप को किस नाम से जाना गया है, मैं इसका उल्लेख वहां पर कर दूंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का नाम जम्बूद्वीप कैसे पड़ा। इसी प्रकार से एक भारत का नाम नाभिवर्ष भी मिलता है और एक नाम मिलता है तियांजू। तो तियांजू नाम कैसे पड़ा कि जो चीन के लोग जब भारत आए तो उन्होंने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? उन्होंने भारत के लिए तियांजू शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हम समझ जाते हैं कि भारत का नाम भारत ही कैसे पड़ा और भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो भारत का नाम भारत पड़ने के पीछे एक बड़ा रोचक सी जानकारी है कि भारत में एक राजा हुए, राजा दुष्यंत, और उनकी पत्नी हुई देवी शकुंतला। तो राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला से एक पुत्र ने जन्म लिया। उस बड़ा ही प्रतापी राजा था वह, उसका नाम था भरत। तो भरत आगे चल करके बड़े प्रतापी और बड़े न्यायप्रिय राजा हुए, तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? भरत नाम पड़ गया। इसी प्रकार से, और ये भरत के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो कालिदास द्वारा रचित एक बड़ा ही अच्छा नाटक है जो विश्व के
100 महानतम नाटकों में शामिल है। उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें ही राजा भरत और दुष्यंत की प्रेम कहानी, राजा भरत और देवी शकुंतला की और उनके पुत्र की जानकारी हमें वहां पर मिलती है। और एक फैक्ट मैं कवर कर देता हूं कि कालिदास जी को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एक क्वेश्चन सामान्य सा पूछा जाता है, जिसे मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। इसी प्रकार से अब हम पढ़ लेते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो जब यूनानी लोग या यूनान में रहने वाले लोग जब भारत में आए, यूनान में रहने वाले लोग जब भारत में आए, तो उन्होंने जो सिंधु नदी थी, और हम कहाँ रहते थे पहले? सिंधु नदी के किनारे हमारे यहाँ के लोग रहते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा ग्रीक भाषा में? इंडोस, अर्थात या फिर इंडस। तो इंडोस और इंडोस के किनारे रहने वाले लोगों के स्थान के लिए तो उन्होंने किस नाम का प्रयोग किया? इंडिया। यदि कोई पूछे कि इंडिया शब्द किस भाषा का शब्द है, या फिर किन देश के द्वारा दिया गया, या कौन से देश के द्वारा दिया गया, या कहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया, प्रश्न कैसा भी घुमाकर पूछता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि इंडिया शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और यह यूनानियों के द्वारा हमें दिया गया है। आप एक एक शब्द नोट करते जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अब हमने इसे समझ लिया, और आप इसे यदि नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम मुख्य टॉपिक भारत की अवस्थिति और विस्तार पर आते हैं। इसे समझने से पहले मैं एक सामान्यतः भारत का आपको परिचय दे देता हूं कि आखिरकार भारत कहां पर है, और भारत में के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, और भारत में कौन कौन से राज्यों की अवस्थिति कहां कहां पर है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ये पश्चिम में, भारत के पश्चिम में एक देश है पाकिस्तान, जो हमसे क्या हुआ था? अलग हुआ था। इसे हम जब बाद में अध्ययन करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में या भारत के विभाजन के बारे में हम जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे या फिर इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका जिक्र मिलता है हमें, या फिर हमें राजनीति विज्ञान में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से एक है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में है। इसी प्रकार से भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? चाइना एक देश है, चाइना, जो हमें सदा परेशान करते रहता है। और एक देश है, क्या है? म्यांमार। ये भी कहा 1937 में भारत शासन अधिनियम का जो एक्ट आया था 1935 में, उससे इसका प्राचीन नाम था बर्मा। यह भी हमसे क्या हुआ है? अलग हुआ है। इसी प्रकार से एक देश हमारे उत्तर में है, क्या? नेपाल। और एक प्यारा सा देश है, छोटा सा देश है, भूटान। और एक बहुत ही अच्छा द्वीपीय देश है यहाँ पर, क्या है? दक्षिण में श्रीलंका। और ये क्या है? मालदीव। ठीक है। और एक देश है, क्या? यहाँ पर बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से 1971 में अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बांग्ला भाषी देश इन्होंने बना लिए। अब हम समग्रता से, बहुत ही शालीनता से भारत के राज्यों की स्थिति के बारे में समझेंगे कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। तो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। अर्थात अब तो वो राज्य नहीं रहा, अब वो 31 अक्टूबर 2019 से क्या बन गया है? यूटी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर है J&K और यहाँ पर है, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ से ये कट गया है, वैसे जम्मू और कश्मीर अलग हो गया है और ये बच गया है लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर है। ये है हमारा प्यारा सा राज्य पंजाब, भांगड़ा। फिर ये क्या है? हरियाणा। यहाँ पर है यूके, यहाँ पर है हरियाणा, यहाँ पर है आरजे अर्थात राजस्थान, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा। लोग जब भी सोचते हैं कि हम कहाँ घूमने जाएं, तो लोगों के मन में एक ही बात आती है कि चलिए गोवा चलते हैं। तो चलिए कभी प्लान बनाएंगे तो आप और हम भी गोवा घूमने जाएंगे। और यहाँ पर है क्या? गोवा के नीचे कर्नाटक, केआर। यहाँ पर क्या है? कर्नाटक के नीचे है केरला। यहाँ पर है फिर केरला के बाजू में है तमिलनाडु।
और फिर तमिलनाडु के ऊपर हल्का सा जाएं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ 2 जून 2014 को एक राज्य बना, वो क्या था, तेलंगाना। और तेलंगाना के ऊपर हम जैसे ही जाते हैं तो हमें एक राज्य मिलता है जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़। ये है एमपी, हमारा प्यारा एमपी। फिर इसके ऊपर हम जाएं तो यूपी, और इसी के यूपी के से अलग होकर या यूपी के बाजू में एक राज्य है बिहार, और बिहार के से ही एक राज्य बना है झारखंड, और झारखंड के जस्ट नीचे है उड़ीसा, अर्थात उसको हम यूडी से सिंबल से प्रदर्शित कर देते हैं। उड़ीसा के बाजू में या ऊपर हम बोले तो क्या है, एक बहुत ही प्यारा राज्य, हमारी बहन जी का राज्य, ममता बनर्जी का राज्य, क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भूटान और नेपाल के बीच में, भूटान और नेपाल के बीच में एक राज्य क्या है, सिक्किम। तो यहाँ पे है सिक्किम, और सिक्किम के बाद यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत, इस भारत को क्या कहते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, इस भारत को हम पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर 7 देश हैं, सॉरी यहाँ पर 7 राज्य हैं, यहाँ पर 7 राज्य हैं, और ये 7 राज्य 7 बहनों के नाम से या 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। तो 7 सिस्टर में कौन कौन शामिल है, पहला उसका एक ट्रिक होता है एटीएम आना मम्मी, उसे हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला राज्य क्या है, यहाँ पर हम जाएंगे तो असम, यहाँ पर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागमणि अर्थात नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणि तो मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के थोड़े से ऊपर जाएं तो क्या है, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और इसके थोड़े से ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर है क्या, बताइए क्या, मेघालय। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती चेरापूंजी में। तो ये हमने 7 राज्यों के बारे में और भारत के पूरे 28 राज्यों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत का आखिरकार इस वर्ल्ड पर या इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर, इस विश्व में हमारे प्यारे भारत की स्थिति कहां पर है और हमारे भारत कहां पर है। तो नोट कीजिएगा, भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की या किसी भी स्थान विशेष की स्थिति को, किसी भी देश की या फिर किसी भी स्थान विशेष की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमने ग्लोब पर या पृथ्वी के हुबहू नमूने अर्थात ग्लोब पर हमने कुछ अक्षांशीय और कुछ देशांतरीय रेखाएं खींची हैं। ये इन रेखाओं को हम कहते हैं काल्पनिक रेखाएं। तो हमने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची, यदि हम इसे दूसरे रूप में बोले तो पृथ्वी पर हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं किसी स्थान विशेष की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, और उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, बताइए क्या, अक्षांश रेखा या फिर देशांतर रेखा। समझिएगा, ये क्या है, ग्लोब। पृथ्वी का हमने एक हुबहू नमूना बना लिए, ग्लोब। ठीक है, इस ग्लोब का मैंने जब भूगोल का जब हमारा प्रथम चैप्टर आप देखेंगे तो इस ग्लोब के बारे में मैंने बताया था कि इस ग्लोब का आविष्कार किसने किया था। थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस ग्लोब का आविष्कार किसने किया था। मैं भी बता देता हूं, मैंने वहां पर बताया था मार्टिन बेहम महोदय ने सबसे पहले ग्लोब बनाया था। मार्टिन बेहम, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो मार्टिन बेहम महोदय ने इस ग्लोब का आविष्कार किया था। तो मैंने कहा कि किसी स्थान विषय की या किसी स्थान विशेष की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमने इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा या देशांतरीय रेखा। तो एक ये इसे हम क्या मान ले, पूरा भूमि मान ले। इस भूमि के टुकड़े को, इस पूरे भूमि को जब एक रेखा है वो बीच से या मध्य भाग से विभाजित कर देती है, तो उस रेखा को, इस भूमि को जब ये रेखा विभाजित करती है या मध्य भाग से जाती है तो इसे हम क्या कह देते हैं, भूमध्य रेखा। नोट करते जाइएगा, भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से, और इसी भूमध्य रेखा का नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस
भूमध्य रेखा के ऊपर या इस अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर हमने जब ऊपर जाते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींचते हैं, लगभग हम यहाँ पर 90 रेखाएं खींच सकते हैं। परंतु पहले समझ लीजिए कि ये क्या है, एक गोला मान ले हम इसे, और गोले का जब ये इस रेखा ने क्या करी, इस गोले को ऊपर के भाग को क्या कर दी, आधा कर दी, तो इसको क्या कहेंगे हम, गोले के आधे भाग को हम क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध। और ये एक क्या, नीचे वाले भाग को भी क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, गोलार्ध। और आपको पता होगा, एक बार यहाँ समझ लीजिए कि जब भी हम कोई नक्शे में, हमने जब भी कोई किसी के बारे में भी पढ़ते हैं तो सदैव हम नक्शा में सदैव हम ऊपर क्या मानते हैं, नक्शे में हम सदैव उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर मानते हैं, नीचे की ओर दक्षिण मानते हैं, और इस तरफ क्या मानते हैं, पूर्व मानते हैं, और इस तरफ क्या मानते हैं, देखते जाइएगा, इस तरफ पश्चिम मानते हैं। और आपके पास यदि मैंने बोला था कि आप लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिएगा, जिसने भी खरीद लिया है तो वो एक बार जो विश्व का जो नक्शा वहां पर बना हुआ है उस नक्शे को खोल लीजिए, और जिसने नहीं खरीदा है तो वे जल्दी खरीद लें, क्योंकि यदि हमें भूगोल विषय को समग्रता से अध्ययन करना है और इसकी बेसिक समझ को विकसित करना है तो हमें ग्लोब और मानचित्र की आवश्यकता समय समय पर पड़ेगी। इसलिए आप लोग मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जरूर खरीदें। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि हम पढ़ रहे थे कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तर, ऊपर वाले भाग को हम उत्तर मानते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण मानते हैं, इस तरफ वाले भाग को पूर्व मानते हैं, और सदैव इस तरफ वाले भाग को हम क्या मानते हैं, पश्चिम। तो ये वाला भाग क्या है, उत्तर में है, तो इसको क्या नाम पड़ जाएगा, इसका ऊपर वाले भाग का गोले का उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले का क्या नाम पड़ जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण में है तो इसका नाम बताइए क्या क्या पड़ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर हमने और ऐसी ही 90 अक्षांश रेखाएं खींची हैं, और इसी प्रकार से इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे हमने इसी प्रकार से और 90 अक्षांश रेखाएं खींची हैं। तो कैसे खींची हैं, इसी प्रकार से इसके समानांतर खींची हैं, ऐसे इस प्रकार से। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 90 डिग्री अक्षांश रेखा, और नीचे भी हम इसी प्रकार से खींच देते हैं, तो नीचे भी हम क्या खींचेंगे, 90 अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नीचे भी आ जाएगी 90 डिग्री अक्षांश रेखा। पर ये कौन सी अक्षांश रेखा होगी, इसके उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा अक्षांश रेखाएं होंगी हम उतने उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। और इस भूमध्य रेखा के या इस विषुवत रेखा के या इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी हम उन्हें क्या कह देंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। और इन अक्षांश रेखाओं के यहाँ पर एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और इस अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसी प्रकार से दक्षिण में भी, इसी प्रकार से दक्षिण में भी एक 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा होती है, उस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। और अभी हम बाद में पढ़ेंगे इस कर्क रेखा का भारत में बहुत बड़ा योगदान है भारत की जलवायु को निर्धारित करने में। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हमने केवल ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं या आड़ी रेखाएं नहीं खींची हैं, हमने एक लंबवत रेखा भी हमने ग्लोब पर खींची हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। मैंने कहा कि हमने केवल पृथ्वी पर आड़ी रेखाएं अर्थात अक्षांश रेखाएं ही नहीं खींची हैं, हमने ग्लोब पर
कुछ काल्पनिक रेखाएं अर्थात लंबवत रेखाएं भी खींची हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। समझते हैं उन्हें हमने कैसे खींचा है। तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसे बाजू में समझने का प्रयास करते हैं जिससे हम स्पष्टता से समझ पाए। यहां पर हम बना लेते हैं एक और ग्लोब। काश हम और एक ग्लोब या हमारी और एक पृथ्वी बना पाते, क्योंकि हमने पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन कर दिए हैं और क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है। तो ये क्या हुआ, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर बीचों बीच से एक देशांतर रेखा खींचे हैं। इसे क्या कहेंगे हम, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, तो बताइए क्या, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच के रॉयल नामक वेधशाला से गुजरती है। मैंने क्या कहा कि यह देशांतर रेखा लंदन अर्थात ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच नामक शहर के रॉयल नामक वेधशाला से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचती है। और इस देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, और एक नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा के पूर्व में हमने पढ़ा कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में हम 180 इसी प्रकार से 180 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं, और इसी प्रकार से हम पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम यदि इन 180 को और इस 180 को दोनों को हम 180 प्लस 180 कर दें तो क्या होगा, टोटल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अर्थात कोई भी गोल वस्तु है तो उसमें वो क्या होती है, 360 डिग्री की होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी भी गोल है तो भी क्या होगी, टोटल 360 डिग्री की होगी। ये समझ आ गया होगा। अब यदि हम देखें तो इन देशांतर रेखाओं को तो हमने यहाँ समझने की दृष्टि से बनाए थे, लेकिन वास्तविकता में ये देशांतर रेखाएं कहाँ होती हैं, इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर ही होती हैं। तो हम अब इन अक्षांश रेखाओं को अर्थात इन देशांतर रेखाओं को इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर खींचते हैं। तो हम यदि इस 0 डिग्री क्या कहें कि यदि हम इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम यहाँ पर खींच दें, जो कि कहाँ से जाती है, हम पढ़ चुके हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के लंदन उसकी राजधानी है, राजधानी का एक शहर है ग्रीनविच। उस शहर में एक वेधशाला है, क्या नाम की, रॉयल नाम की। तो उसी रॉयल नाम की वेधशाला से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये जाती है। इसी प्रकार से टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो हम खींच लेते हैं, 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। इस तरह भी पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा प्यारा भारत, महान भारत इस ग्लोब में इन अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के बीच में कहाँ है। तो हमारे भारत की स्थिति लगभग ये यहाँ पर है, ठीक है। हमारे प्यारे भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो अब बताइए क्या ये कौन सी रेखा हम पढ़ चुके हैं, ये रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जब हम इस 0 डिग्री के अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो क्या आएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, टोटल कितनी डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं, ये हमने पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में भी क्या होती हैं, 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते ऊपर बढ़ते गए और जैसे ही हम 6 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इस तरफ वाला हम समझ चुके हैं तो हम इसे मिटा देते हैं समझने के लिए। तो जब हम 1 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर बढ़ करके जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए जैसे ही हम 6 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचते हैं, 6 डिग्री
6 डिग्री 4 पर पहुंचते हैं, 6 डिग्री 4 अक्षांश रेखा पर पहुंचते हैं, अक्षांश रेखा पर पहुंचते हैं। मान लो ये 6 अक्षांश रेखा है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि इन अक्षांश रेखाओं के बीच में छोटी छोटी और मतलब इन अक्षांश रेखाओं के मध्य में भी एक अक्षांश रेखा और मान लो एक अक्षांश रेखा ये है, तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा और एक अक्षांश रेखा के बीच में बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो वैसे ही जब हम 6 डिग्री 4 मिनट 6 और 4 वाली अक्षांश रेखा पर पहुंचते हैं तो भारत की क्या चालू हो जाती है, भारत की अवस्थिति चालू हो जाती है। हम जब बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और जैसे ही हम इस 37 डिग्री 6 मिनट वाली 37 6 वाली पर अक्षांश रेखा पर पहुंचते हैं तो हमारा क्या भारत का राज्य पहुंच आ जाता है जम्मू कश्मीर, अर्थात वह अभी क्या बन गया है, अभी बन गया है वह यूनियन टेरिटरी। तो क्या हुआ, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से माना जाएगा, इस प्रकार से 6-4 से लेकर के 37-6। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6-4 से लेकर के 6-4 उत्तरी अक्षांश, ये क्या है सब, ये तो नीचे दक्षिणी अक्षांश आ जाएंगी। तो ऊपर क्या है पूरी, ऊपर क्या है पूरी उत्तरी अक्षांश। तो 6-4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37-6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हमेशा हमको जब हम उत्तरी गोलार्ध में है तो हमेशा आपको क्या लगाना है, भारत के अक्षांशीय विस्तार के लिए उत्तरी अक्षांश ही लगाना है, यदि अक्षांश के बारे में पूछ रहा है तो। इसी प्रकार से, और ये तो क्या हुआ संपूर्ण भारत का क्या हुआ अक्षांशीय विस्तार। परंतु एक प्रश्न बन जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत की मुख्य भूमि वो क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। भारत की मुख्य भूमि तो यहाँ से चालू होती है, कहाँ से, कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु से। परंतु भारत का यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक क्या है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर एक द्वीप समूह, यहाँ पे एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये जो 6-4 वाला अक्षांशीय विस्तार है तो ये कहाँ पे आता है, ये ग्रेट निकोबार पे है 6 डिग्री 4 मिनट वाला। परंतु यदि हम देखें जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वास्तविक भूमि तो भारत की यहाँ से चालू हो रही है, तो यहाँ से हम पहुंचने में क्या हुआ, ये तो 6-4 हो गया, अर्थात यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये तो 6-4 हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला। परंतु जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं और 8 डिग्री 4 वाले पे जाते हैं, अक्षांश रेखा पर जाते हैं, 8-4 वाली अक्षांश रेखा पर जाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कन्याकुमारी अर्थात भारत की मुख्य भूमि यहाँ से चालू हो जाती है। और फिर यहाँ से चलते हम जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक। तो क्या मिल जाएगा हमको 37 डिग्री 6 मिनट मिल जाएगा या 37-6 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ मुख्य भूमि का। तो नीचे आप नोट कीजिएगा भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश। लिख लीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे या फिर सुन पा रहे होंगे, यदि नीचे नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से अक्षांशीय विस्तार तो हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से क्या है भारत का कुछ देशांतरी विस्तार भी है। तो देशांतरी विस्तार क्या है, ये तो क्या हुई 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम पूर्व में बढ़ते गए तो एक, फिर इसके बाद क्या आएगी 1 2 3, इसी प्रकार से कितनी है हम टोटल पढ़ चुके हैं। टोटल कितनी है 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ, और पश्चिम में कितनी है 180 देशांतर रेखाएं। तो जब हम गए तो यहाँ के 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं 68-7 वाली देशांतर रेखा पर पहुंचते हैं, 68-7 वाली देशांतर रेखा पर पहुंचते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है 68 डिग्री
60 मिनट वाली देशांतर रेखा पर पहुंचते हैं तो हमारा गुजरात का एक गांव मिल जाता है गोहार मोती या गौर माता। तो यहाँ से हमारे भारत की सीमा रेखा देशांतरी रेखा चालू हो जाती है या फिर देशांतरी सीमा चालू हो जाती है। फिर हम 68 के बाद 69 पे जाते हैं, 68 के बाद 69, 70, 71, 72, 73, 74, ऐसे ही 95, 96, 97। जैसे ही हम 97-25 वाली देशांतर रेखा पर जाते हैं, जैसे ही हम 97-25 वाली देशांतर रेखा पे 97 डिग्री 25 मिनट वाली देशांतर रेखा पर जाते हैं तो हमारे अरुणाचल प्रदेश का, हमारे एक प्यारे राज्य अरुणाचल प्रदेश का वहां पर एक गांव मिलता है किबुथु। तो उस किबुथु पर जाकर के हमारी भारत की देशांतरी विस्तार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद क्या चालू हो जाता है, म्यांमार। तो अब म्यांमार का अगर देशांतरी विस्तार चालू अगर प्रारंभ करना चाहे कोई तो क्या होगा, वो तो शायद 97-25 तो 26 से उसका देशांतरी विस्तार प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार क्या हुआ 68-7। ये क्या है, सभी पूर्वी देशांतर में पढ़ रहे हैं हम, तो क्या आएगा 68-7, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक क्या होगा भारत का देशांतरी विस्तार। तो हम पढ़ चुके हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। हम एक बार पुनः थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 6-4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37-6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरी विस्तार क्या प्रारंभ होता है 68-7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97-25 पूर्वी देशांतर तक। आप लोग आशा है समझ पाए होंगे। इस प्रकार से भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत क्या है, लिख लीजिएगा इस प्रकार से, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्यों ये उत्तर में है और ये क्या देशांतर में क्या है, क्योंकि अक्षांश में उत्तर में है और देशांतर में क्या है, तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोल देंगे कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश, कि एशिया महाद्वीप या फिर बोलें कि दक्षिण एशिया में कहां पर स्थित है, कि भी भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से इसको, एक बार इसे मैं मिटा दे रहा हूं। क्या है ये भारत, हमारा प्यारा भारत कहाँ स्थित है, हमारा प्यारा भारत कहाँ स्थित है, तो इसको देख लीजिएगा एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भी कहा, दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में भी कहां पर, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में है। तो हम कभी भी आप लोग यदि सुनते होंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में केवल हम लोग सामान्यतः मान लेते हैं कि केवल भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है। थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं, आया है तो। पहला देश है पाकिस्तान, जो कि कहाँ है, ये है। दूसरा है हमारा प्यारा भारत, तीसरा क्या है, नेपाल, चौथा क्या है, भूटान, और पांचवा क्या है, ये प्यारा सा देश बांग्लादेश। तो ये 5 देश क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। और भारत की स्थिति विश्व में मैंने चर्चा किया, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप में भी, दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया में भी कहाँ है, तो बताइए, क्या कोई पूछ ले तो क्या कहिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में। और भारतीय उपमहाद्वीप में केवल अकेला भारत नहीं आता, इसके साथ ये पूरे 5 देश हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। अब हम आज का ये आशा है पूरा वीडियो लेक्चर आपको समग्रता से समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, भारतीय मानक समय, और जो ये अक्षांश रेखा के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो अक्षांश रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से जाती है, तो वो भारत को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसकी भारत में क्या दृष्टिकोण से क्या उसका महत्व है, इसका हम अध्ययन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट आज था। तब तक के लिए धन्यवाद।